तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक से दो बार से तीन बार तक भी देख सकते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये टॉपिक है बेसिकली सेल साइकिल रेगुलेशन और चेक पॉइंट का। देखिए, सेल साइकिल के इवेंट्स हमने आपको बताए थे कि बेसिकली चार फेजेस होती हैं सेल साइकिल की। अगर हम बात करें या ओवरऑल टोटल सेल साइकिल की हम बेसिकली बात करें तो हमको दो फेजेस इसमें मिलती हैं। एक को हम कहते हैं इंटरफेज और दूसरे को कहते हैं एम फेज, या इसी को हम कहते हैं माइटोटिक फेज। अब ये जो इंटरफेज होती है, इस इंटरफेज में फिर से हमारे पास तीन फेजेस होती हैं जिसको G1, S और G2 फेजेस कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेजेस हमारे पास चार हो गई, G1, S, G2 और M फेज। खैर, एम फेज के भी फर्दर फेजेस की अगर हम बात करें तो एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर चौथी फेज जो होती है इसमें होती है वो टेलोफेज की होती है। तो इस तरह से सेल साइकिल जो है वो चलती है। पहले G1 में जाएगी सेल साइकिल, फिर S फेज में जाएगी, फिर G2 में जाएगी, G2 फेज के बाद M फेज में जाएगी और उसमें भी पहले प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज और फाइनली टीलो फेज। इतना कंप्लीट होने के बाद सेल्स जो है वो डिवाइड कर जाती हैं। तो अगर इस सेल साइकिल के लेंथ की हम बात करें कि इसकी लंबाई कितनी होती होगी या कितने ड्यूरेशन के लिए सेल साइकिल होती होगी, तो जो लेंथ होती है सेल साइकिल की वो एक सेकेंड, लेंथ ऑफ सेल साइकिल इज हाईली वेरिएबल। मतलब कि इसकी साइकिल की जो लेंथ या ड्यूरेशन है वो बहुत वेरी करती है। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो टिपिकल सेल होती है, टिपिकल सेल साइकिल, इसकी लेंथ होती है 24 आवर्स की। और इस 24 घंटे में से अगर हम बात करें कि कौन से फेज में सेल कितनी देर तक रहती है, तो सिंपल सी बात यह है कि G1 फेज की अगर हम बात करें तो G1 फेज में लगभग 9 घंटे बिताती है सेल। S फेज में 10 घंटे बिताती है सेल। G2 फेज की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 4.5 घंटे के लिए रहती है सेल। और फाइनली जो एम फेज होता है वो शॉर्टेस्ट फेज माना जाता है, लगभग आधे घंटे के लिए सेल जो है ये एम फेज में जाती है और इस तरह से पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं कि अगर ये 24 घंटे की ड्यूरेशन है एक टिपिकल सेल साइकिल की, तो लेकिन क्या ये वाकई में सभी सेल्स में 24 घंटे के लिए ही होती है? नहीं, ये जो ड्यूरेशन है ये भी वेरी करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अर्ली जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि जाइगोट से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला और ब्लास्टुला से गैस्ट्रुलेशन जब होता है, तो अर्ली जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत कम समय लगता है। यानी कि सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है वो कुछ घंटों के लिए होती है, फ्यू आवर्स। लेकिन अगर यहीं पे एपिथेलियल सेल्स की बात कर दी जाए, एपिथेलियल सेल्स, तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन होता है वो 2 से 5 दिन हो सकता है। यानी एक सेल को डिवाइड होने में 2 से 5 दिन का समय लग सकता है। इसी तरह से अगर हम स्पेशलाइज्ड सेल्स की बात करें, स्पेशलाइज्ड सेल्स जो अपने फंक्शन और स्ट्रक्चर को गेन कर चुकी हैं, फाइनल फंक्शन और स्ट्रक्चर और फंक्शन को, तो ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जैसे कि कॉर्टिकल न्यूरॉन्स, यानी कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स की सेल्स होती हैं, या फिर कार्डियक मसल सेल्स, हार्ट की जो सेल्स होती हैं, ये सब क्या होती हैं? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। तो इनका जो डिवाइड करने का टाइम होता है वो समझिए कि ना के बराबर डिवाइड करती हैं। यानी कि दे रिमेन इन G0 फेज, यानी कि नॉन डिवाइडिंग, या इसको हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ डिवीजन चली गई। G0 फेज भी एक होती है जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, और इस फेज में ये एंटायर लाइफ टाइम के लिए रह सकती है। मतलब कि वो फिर डिवाइड ही नहीं करेगी। तो इस तरह से इतना वेरिएशन हम यहाँ पे सेल डिवीजन की या सेल साइकिल में देख सकते हैं। अब ये जो
टाइमिंग इवेंट्स होती हैं, यानी कि सेल साइकिल जो है वो कैसे बेसिकली कंट्रोल होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। सेल साइकिल कंट्रोल आखिर वर्क कैसे करता है। तो अलग अलग जो फेज में सेल साइकिल जा रही है, G1S G2M, इसकी जो टाइमिंग होती है, यानी कि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जो होता है, ये कंट्रोल होता है अलग अलग मैकेनिज्म से, यानी कि इट इज कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स। अब वो मैकेनिज्म्स क्या क्या है उसको अभी हम लोग देखेंगे। ये जो मैकेनिज्म्स होती हैं बेसिकली ये इंटरनल भी हो सकती है, यानी सेल के अंदर की का कोई फैक्टर या कोई सिग्नल रेस्पॉन्सिबल हो इन मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, या सेल को बाहर से कोई स्टिमुलस या सिग्नल मिल रहा हो तो वो एक्सटर्नल कहलाएगा, एक्सटर्नल सिग्नल होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल की। तो एक्सटर्नल रेगुलेशन कैसे होता है, लेट्स सी एक्सटर्नल रेगुलेशन। अब ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल रेगुलेशन में सिंपल से फैक्टर्स भी, यानी कि अगर हम सिंपल फैक्टर या सिंपल इवेंट की बात करें, तो जैसे कि अगर किसी सेल के बगल वाली सेल मर जाती है, यानी कि डेथ ऑफ अ नियर बाई सेल। तो किसी सेल के, मान लीजिए ये एक सेल है और इस सेल के ये बगल वाली सेल जो है ये इट इज अंडर गोइंग डेथ या एपोप्टोसिस, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसकी वजह से भी इस सेल की, यानी इस बगल वाली सेल की सेल साइकिल जो है वो अफेक्ट हो सकती है। या स्वीपिंग इवेंट्स, यानी कि बड़े ही कॉम्प्लेक्स इवेंट्स जो होते हैं वो भी सेल साइकिल को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रिलीज ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स। तो या तो किसी सेल के बगल वाली सेल की डेथ हो जाए तो भी सेल साइकिल अफेक्ट हो जाएगी, या कोई ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन अगर सिक्रीट कर रही है बॉडी तो उसकी वजह से भी सेल साइकिल अफेक्ट हो जाती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं हम HGH का। तो HGH बेसिकली क्या है, इट इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ये अगर सिक्रीट होगा तो जाहिर सी बात है सेल डिवाइड करेगी, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये HGH की मात्रा जो है कम हो जाए, यानी कि लैक अगर इसका हो रहा है, तो क्या होगा, सेल डिवीजन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिट सेल डिवीजन। ठीक, और अगर ज्यादा मात्रा में यानी कि टू मच हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि बहुत ज्यादा सेल डिवाइड करेंगी, यानी कि इंक्रीज्ड सेल डिवीजन। तो दोनों केसेस में रिजल्ट्स जो है हमको वो अलग अलग मिलेंगे। अगर लैग हो रहा है तो उसमें जो बच्चा होगा उसको डॉर्फिज्म हो जाएगी, यानी कि बौना हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो सेल डिविजन्स बढ़ जाएंगे, सेल की संख्या बढ़ जाएगी, और उस कंडीशन में उसको जाइगेंटिज्म एक बीमारी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लंबी चौड़ी शरीर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल फैक्टर, ये सेल के बाहर का ही फैक्टर है, हार्मोन तो सेल के बाहर से आ रहा है। तो ये भी जो है सेल डिवीजन की या सेल साइकिल की प्रोसेस को किस तरह से अफेक्ट कर सकता है। इसी तरह से और भी इवेंट्स हम ले सकते हैं, जैसे कि क्राउडिंग ऑफ सेल्स, यानी कि अगर सेल्स की संख्या किसी दिए हुए इलाके में बहुत ज्यादा होती जा रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल डिवीजन जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है। ठीक, इसके अलावा एक फैक्टर जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है, और वो है साइज ऑफ सेल। यानी कि ये क्या करता है, इट इनिशिएट्स सेल डिवीजन। यानी अगर एक सेल अपने साइज से ज्यादा बड़ी हो जा रही है, मान लीजिए एक सेल का साइज लमसम इतना होना चाहिए और इसमें ग्रोथ हो गई और इसकी वजह से सेल का साइज जो है वो बड़ा हो गया, तो ये जो साइज इंक्रीज हो रहा है इट ऑल्सो इंड्यूसेस सेल डिवीजन। अब ये सेल जब डिवाइड करेगी तो फिर फाइनली दो छोटी छोटी या नॉर्मल साइज की सेल्स तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सेल
का साइज बढ़ जाता है। यानी कि इंक्रीज्ड सेल साइज जब होगा, इंक्रीज सेल साइज, तो इससे क्या असर पड़ेगा कि इट डिक्रीजेज डिक्रीजेज द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, यानी कि वॉल्यूम इसका रिलेटिवली ज्यादा बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू द सरफेस एरिया ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर जो मटेरियल्स का एक्सचेंज है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं हो पाएगा। यानी कि सपोज बाहर से कोई मटेरियल सेल को लेना है और उस मटेरियल को न्यूक्लियस तक पहुंचाना है, तो उस मटेरियल को बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी और इस वजह से जो सारी प्रोसेसेस हैं वो स्लो हो जाएंगी या सेल जो है इनएफिशिएंट हो जाएगी। तो उस इनएफिशिएंसी को कम करने के लिए ये सेल फिर से डिवाइड होकर छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट हो जाएगी और अब ये जो भी सब्सटेंसेस हैं अंदर से बाहर आने वाले, बाहर से अंदर आने वाले या अंदर से बाहर जाने वाले, इनको बहुत कम समय लगेगा और इस तरह से ओवरऑल एफिशिएंसी जो है सेल की वो बढ़ जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है साइज ऑफ द सेल, जिस जो इनिशिएट करता है यानी सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल साइकिल को फॉरवर्ड आगे बढ़ाता है। तो अब सेल साइकिल को आगे बढ़ने के लिए जो इनिशिएशन पॉइंट है उससे आगे बढ़ने के लिए हर पैरामीटर को चेक करना पड़ेगा कि सेल का साइज कितना है, सेल के अंदर जो रिक्वायर्ड मटेरियल है सेल डिवीजन के लिए क्या वो एक्युमुलेट हो चुके हैं या नहीं। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेगुलेशन ऑफ या रेगुलेशन एट इंटरनल चेक पॉइंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं रेगुलेशन, किस चीज का रेगुलेशन, सेल साइकिल का रेगुलेशन। तो रेगुलेशन एट इंटरनल चेक पॉइंट्स, तो ये कैसे होता है इसको हम जरा समझते हैं। देखिए जब भी सेल का डिवीजन होता है तो ये चीज श्योर होनी चाहिए कि जो डॉटर सेल्स बन रही हैं वो पेरेंट सेल की एग्जैक्ट रेप्लिका कॉपी हो। यानी कि इस तरह की अगर पेरेंट सेल है तो इससे जो डॉटर सेल्स तैयार हो रही हो वो भी बिल्कुल दे हैव टू बी और दे नीड टू बी सिमिलर टू द पेरेंट सेल। और अगर इस दौरान कोई भी गड़बड़ी होती है, यानी कि मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ी हो गई, जैसे मिस्टेक हो गया किस चीज में, डुप्लीकेशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में, किस चीज के, क्रोमोसोम्स के। अगर क्रोमोसोम्स जो है वो प्रॉपरली डुप्लीकेट नहीं कर पाए, क्योंकि भाई सेल भेजेगी क्रोमोसोम्स तो सारे क्रोमोसोम्स की 2 कॉपीज होनी चाहिए, एक कॉपी इस सेल में दूसरी इस सेल में। तो डुप्लीकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोसोम का प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो इससे क्या होगा, इट विल लीड टू म्यूटेशन, और ये म्यूटेशन जो है पास ऑन हो जाएगा अगली जनरेशन में। इस चीज को सेल प्रिवेंट करना चाहती है कि जो कॉम्प्रोमाइज्ड सेल्स तैयार हो रही हैं वो न तैयार हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है, यानी कि फॉर इट्स प्रिवेंशन, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म है सेल की या सेल साइकिल की वो ऑपरेट होने लगती है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म। अब ये जो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म है ये किस किस पॉइंट पे ऑपरेट करती है, तो ये ऑपरेट करती है, इट ऑपरेट्स एट 3 मेन सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। अब वो तीनों सेल साइकिल चेक पॉइंट्स कौन कौन से हैं ये बात आप समझ लें। तो ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं ये अलग अलग फेजेस ऑफ सेल साइकिल में ऑपरेट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो चेक पॉइंट होता है नंबर 1, वो होता है एट द एंड ऑफ G1 फेज। इसी तरह से जो दूसरा सेल साइकिल चेक पॉइंट होता है वो जब सेल G2 से M फेज में ट्रांजिशन कर रही हो, यानी कि G2 फेज से निकल रही हो और M फेज में एंटर कर रही हो। तीसरा जो इवेंट होता है सेल साइकिल चेक पॉइंट का वो होता है ड्यूरिंग मेटाफेज। तो इस तरह से इन तीनों पॉइंट्स पे सेल साइकिल को चेक किया जाता है, क्या उसके पास प्रॉपर रिजर्व मटेरियल है, क्या उसका साइज प्रॉपरली ग्रो हो चुका है, ताकि वो अगले फेज में जाना उसका अलाउ किया जा सके। इसको अगर हम एक
डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज मेंशन्ड। अब इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो पूरी सेल साइकिल चल रही है, इसमें इतना ड्यूरेशन जो है वो एम फेज का है, ये माइटोटिक फेज का है। फिर उसके बाद ये जीवन फेज रन कर रही है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करें, यस। तो ये जीवन फेज है, उसके बाद एस फेज आएगी, फिर G2 फेज आएगी। तो जो 3 पॉइंट्स हमने बताए चेक पॉइंट्स, वो कहां कहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। नंबर 1 ये है जीवन चेक पॉइंट, या इसको रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट भी कहते हैं यीस्ट के केस में। इसके बाद जो दूसरा चेक पॉइंट आता है नंबर 2, वो है G2 चेक पॉइंट, यानी जब सेल G2 से एम फेज में जा रही है। और जो तीसरा चेक पॉइंट होता है एम चेक पॉइंट या माइटोटिक फेज चेक पॉइंट, वो माइटोसिस के अंदर ही होता है, और स्पेशली एना फेज में जब क्रोमोसोम्स जो है डिवाइड करके अपोजिट पोल्स पे पहुंच रहे होते हैं, तो उस दौरान ये तीसरा चेक पॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन चेक पॉइंट्स पे, चेक पॉइंट का मतलब ये हो गया कि प्रॉपर चेकिंग होगी सेल साइकिल की। तो जीवन चेक पॉइंट पे आखिर चेक क्या किया जाता है, अगर तीनों चेक पॉइंट्स का हम एक एक करके जिक्र कर लें, तो जीवन चेक पॉइंट पे क्या चेक किया जाता है, लेट्स सी फर्स्ट। यस, जीवन चेक पॉइंट पे सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे इंटेग्रिटी ऑफ डीएनए ये चेक की जाती है कि डीएनए जो नया बना उसमें किसी तरह का कोई म्यूटेशन वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या चेक किया जाता है कि सेल के अंदर, दैट इज सेल हैज एडिक्वेट रिजर्व्स, और वो भी रिजर्व्स वगैरह किस चीज के होंगे, यानी कि प्रोटीन वगैरह प्रॉपरली प्रेजेंट है सेल साइकिल में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये दो मेन चीजें जो है वो यहाँ पे चेक की जाती हैं। ये जो इंटेग्रिटी ऑफ डीएनए है, या इसको हम कह सकते हैं डीएनए डैमेज, यानी डीएनए डैमेज तो नहीं कहीं हुआ है। अगर इसमें से कोई भी चीज नजर आएगी तो क्या होगा, इस चेक पॉइंट के बियॉन्ड सेल को या सेल साइकिल को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। G2 चेक पॉइंट पे बेसिकली क्या चेक होता है, ये अब देख लें अगर हम, तो G2 चेक पॉइंट के, दिस कैन बी लाइक दिस, ये अगर पॉइंट्स हम यहां पे मेंशन कर दें, तो G2 चेक पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंश्योर की जाती है कि ऑल द क्रोमोसोम्स, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, हैव बीन रेप्लिकेटेड, यानी कि सबकी एक एक कॉपी तैयार हो चुकी है, एंड देयर इज, ये एंड का साइन है, एंड देयर इज नो डैमेज टू द डीएनए, कि सारे क्रोमोसोम्स जो है वो रेप्लिकेट हो चुके हैं और डीएनए में कोई डैमेज नहीं आया है। ये चेक किया जाता है G2 चेक पॉइंट पे। फिर एम चेक पॉइंट पे क्या चीज चेक की जाती है, ये भी अगर हम यहाँ पे मेंशन करें तो ध्यान दीजिए, यहां पे जो चीज चेक की जाती है वो ये है कि वेदर ऑल द सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम्स में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं, आर correctly attached to the spindle microtubules, ये चीज यहां पे चेक की जाती है। यानी कि जैसे क्रोमोसोम जो हमने बनाया था पिछले लेक्चर्स में, आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि क्रोमोसोम्स में दो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं, एक क्रोमैटिड ये हो गया और दूसरा क्रोमैटिड ये हो गया। अब जब ये क्रोमोसोम डिवाइड होने की स्थिति में जाएगा, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये प्रॉपरली इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर वाले हिस्से से अटैच्ड होने चाहिए, और सेंट्रोमियर में भी जो काइनेटोकोर वाला पार्ट होता है, ये वाला काइनेटोकोर, इससे ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होने चाहिए। अगर ये स्पिंडल फाइबर्स जो पिंक कलर में है ये प्रॉपरली अटैच्ड नहीं है, तो यहाँ पे भी सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ने दी जाएगी, क्योंकि अगर आगे बढ़ने दिया गया तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्रोमोसोम का वो इक्वल नहीं हो पाएगा इन दी डॉटर सेल्स। तो इस तरह से सेल साइकिल जो है
अपने अलग अलग चेक पॉइंट से होते हुए कंट्रोल की जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है दैट इज रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स। रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल साइकिल, यानी इस सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पे दो ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, टू ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स बेसिकली इंट्रासेल्युलर होते हैं, यानी सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इसमें से एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल का काम क्या है, पॉजिटिव रेगुलेशन करना, यानी कि ये सेल साइकिल को प्रमोट करेंगे, और दूसरे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल का काम होता है निगेटिव रेगुलेशन करना, यानी ये सेल साइकिल को आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो ये बात ध्यान देने वाली है। इसी के साथ साथ ये भी बात आप समझ लीजिए कि ये जो रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स, ये एक्ट ये इंडिविजुअली भी एक्ट कर सकते हैं, यानी कि दे मे एक्ट इंडिविजुअली, या फिर ये दूसरी रेगुलेटरी प्रोटीन्स के साथ मिलके प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं और मे अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल अलोंग विथ अदर रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अकेले भी ये सेल साइकिल की प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, या उस पर कंट्रोल दिखा सकते हैं अपना, या दूसरी रेगुलेटरी प्रोटीन्स के साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं। तो अगर सिंगल रेगुलेटर है तो हो सकता है कि उसकी वजह से कभी कभी कोई असर न पड़े, या कभी कभी अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी मॉलिक्यूल है तो उसी के एब्सेंस होने की वजह से या उसकी माल फंक्शनिंग की वजह से बाकी रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी प्रॉपरली काम न कर पाए। तो इस तरह की सिचुएशन हमेशा जो है वो बनी रहती है। तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का पॉजिटिव रेगुलेशन मतलब कि सेल साइकिल को प्रमोट करना है, सेल साइकिल को आगे बढ़ाना है, होने देना है। तो ये बेसिकली कैसे होता है, तो इस पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन्स, दो ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए, और वो कौन कौन सी हैं, एक को हम कहते हैं साइक्लिन और दूसरे को हम कहते हैं CDK, यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। और ध्यान रखिएगा, काइनेज टर्म जहां भी इस्तेमाल हो रहा हो उसका मतलब कि इसका काम होगा अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एनी सबस्ट्रेट। काइनेज जो एंजाइम, ये बेसिकली एंजाइम है, CDK जो है वो क्या है, एंजाइम है, और साइक्लिन एक प्रोटीन है। तो एंजाइम भी प्रोटीन ही होते हैं, तो दोनों को हम प्रोटीन कहेंगे। तो एक साइक्लिन हो गया और दूसरा उस साइक्लिन पे डिपेंडेंट प्रोटीन या काइनेज। तो ये जो दो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं यही पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, कि साइक्लिन्स जो होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं, साइक्लिन A, B, E और D। तो ये 4 साइक्लिन्स जो होते हैं वो अलग अलग स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, और इन चारों का जो कंसंट्रेशन है वो साइक्लिक मैनर में एक फेज से दूसरे फेज में बढ़ता और घटता रहता है, इसीलिए इनका नाम साइक्लिन है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, इनको साइक्लिन प्रोटीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो अलग अलग फेज है सेल साइकिल की, G1, S, G2, M, इन फेजेस में इनका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता है और घटता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी दे परफॉर्म।
तो अब इसको समझने के लिए हमको एक ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। ये साइक्लिन एक्सप्रेशन साइकिल है बेसिकली। तो इसमें ध्यान दीजिए कि इस जीवन फेज के दौरान साइक्लिन डी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और जीवन फेज जैसे जैसे आगे प्रोसीड कर रही है साइक्लिन ई का कंसंट्रेशन भी ये बढ़ गया। जीवन फेज जब एस फेज में ट्रांजिशन करने वाली होती है तो साइक्लिन ए का कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाता है, और साथ ही साथ जब एस फेज स्टार्ट होता है तो साइक्लिन बी का कंसंट्रेशन बढ़ता है और वो अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है जब एम फेज आती है। लेकिन यहीं पे आप ये भी ध्यान दीजिए कि साइक्लिन ई जो है जीवन फेज में बढ़ी, और जैसे ही एस फेज स्टार्ट हुआ इसका कंसंट्रेशन कम हो गया या डिग्रेड हो गई। इसी तरह से दूसरी प्रोटीन्स के भी साथ। तो साइक्लिक मैनर में इनका कंसंट्रेशन बढ़ता और फिर घटता है, यानी कि फॉर्म होते हैं और डिग्रेड होते हैं, इसीलिए इनको साइक्लिन्स कहा जाता है। तो ये चीज ये एक डायरेक्ट कोरिलेशन है साइक्लिन एक्युमुलेशन में और जो ये तीनों मेजर चेक पॉइंट्स चल रहे हैं उनमें। तो अब इन साइक्लिन्स को डिग्रेड करने के लिए तमाम साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स जो है वो सेल के अंदर मौजूद रहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ जरूरी बातें ये जाननी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि साइक्लिन्स आखिर कैसे रेगुलेट करते हैं सेल साइकिल को। तो साइक्लिन रेगुलेट सेल साइकिल only when they are tightly bound to CDKs। जब ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस से टाइटली बाउंड होते हैं उसी कंडीशन में ये सेल साइकिल को रेगुलेट कर सकते हैं। और ये जो साइक्लिन और सीडीके के बाइंडिंग की वजह से एक कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को भी एक्टिव रहना पड़ता है, यानी कि इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन। और इसका एक्टिवेशन बेसिकली होता कैसे है, एक्टिवेशन इसका होता है बाय फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हो गया कि ये जो सीडीके है, इस सीडीके पे यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज पे एक फॉस्फेट ग्रुप जब अटैच हो जाएगा तब ये सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो फॉस्फोराइलेशन की जो इवेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो प्रोटीन्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकती है। तो इसको समझने के लिए भी हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं, एंड द डायग्राम इज लाइक दिस। यहाँ पे देखिए कि सीडीके यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और ये साइक्लिन प्रोटीन ये एक दूसरे से एसोसिएट हो रहे हैं। तो साइक्लिन बाइंड्स टू सीडीके, यहाँ पे बाइंडिंग हो गई, और इस कॉम्प्लेक्स के पास एक काइनेज जो एंजाइम है यानी फॉस्फेट डोनेटिंग प्रोटीन, ये काइनेज बेसिकली क्या करेगा, सीडीके को फॉस्फेट ग्रुप अटैच कराएगा सीडीके से, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया था यहाँ पे सीडीके से जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो ये जो काइनेज है ये सीडीके से फॉस्फेट ग्रुप अटैच करा देगा अपनी काइनेज एक्टिविटी शो करके। तो साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स इज फॉस्फोराइलेटेड, और जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाएगा यानी इससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा सीडीके से, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेटेड सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स अब ये क्या करेगा, ये सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स फिर से फॉस्फोराइलेट करेगा एक दूसरी प्रोटीन को जिसको हम टारगेट प्रोटीन कह रहे हैं। तो ये अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है वो सीडीके वो एक टारगेट प्रोटीन को दे देगा और खुद जो है वो डीफॉस्फोराइलेट हो जाएगा, यानी खुद वापस से डीएक्टिवेट हो जाएगा। और ये प्रोटीन, ये टारगेट प्रोटीन जैसे इस पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा ये अब एक्टिवेट हो गई। तो एक्टिवेटेड प्रोटीन एडवांसेस दी सेल साइकिल। ये जो एक्टिवेटेड प्रोटीन है टारगेट प्रोटीन, अब ये सेल साइकिल को आगे की तरफ बढ़ाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल के दौरान। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद निगेटिव रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल की अगर हम बात करें, तो चूंकि ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो लेट्स टॉक अबाउट द
नेगेटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। तो जैसे पॉजिटिव रेगुलेशन में हमने देखा था कि पॉजिटिव रेगुलेशन में कुछ साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस जो है सेल साइकिल को आगे की तरफ बढ़ा रहे थे, उसी तरह से निगेटिव रेगुलेशन में सेल साइकिल को हॉल्ट किया जाता है या रोका जाता है। तो ये कौन परफॉर्म करता है? इट इज डन बाय निगेटिव रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स। और ये निगेटिव रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? इनके हमारे पास जो बेस्ट अंडरस्टूड हैं उनके एग्जांपल्स हैं रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, या जिसको शॉर्ट में हम लोग आरबी प्रोटीन भी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है उसको हम P53 कहते हैं, एक और है P21। ये 53 और P फॉर प्रोटीन और 53 और 21 इसके मॉलिक्यूलर वेट को डिनोट करता है, जो कि किलो डाल्टन्स में होता है। तो इस तरह से ये जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर नेगेटिव रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स। और इसमें करते क्या है, ये तीनों के तीनों जो हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स जो हैं दे प्राइमरीली एक्ट एट, प्राइमरीली, एक सेकंड इसको हम मिटा दें और इसको अगर हम थोड़ा सा एनलार्ज कर दें लाइक दिस, तो दे प्राइमरीली एक्ट एट जीवन चेक पॉइंट। तो ये तीनों के तीनों जीवन चेक पॉइंट पे ही एक्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अगर डीएनए डैमेज P53 को नजर आया तो P53 क्या करेगा? जैसे जैसे डीएनए का डैमेज जो है वो इसको समझ में आएगा, P53 जो है वो हॉल्ट कर देगा या रोक देगा सेल, हॉल्ट्स दी सेल साइकिल। और इसके अलावा दूसरा काम क्या करेगा? इट रिक्रूट्स, रिक्रूट मतलब कि क्या कहते हैं, नियुक्ति करना। इट रिक्रूट्स द एंजाइम, एंजाइम टू रिपेयर द डीएनए डैमेज। डीएनए के डैमेज को रिपेयर करने के लिए एंजाइम को रिक्रूट करने की भी जिम्मेदारी P53 की ही है। अब ध्यान दीजिए, P53 सिर्फ यही दो काम नहीं करेगा, P53 की वजह से ही P21 का भी अप रेगुलेशन होगा, यानी P21 की मात्रा जो है वो बढ़ेगी सेल में। और P21 क्या करता है? P21 बाइंड्स टू CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, इन कॉम्प्लेक्सेस से बाइंड कर जाता है एंड हॉल्ट्स दी सेल साइकिल। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये तो सेल साइकिल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले इनको रोकना बहुत जरूरी है। तो इनको कैसे रोकता है, यानी कि P53 भी सेल साइकिल को कैसे हॉल्ट करेगा? बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ P21, जिसकी वजह से ये P21 जाके इस CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा और इससे सेल साइकिल जो है वो रुक जाएगी। अब आरबी प्रोटीन जो है वो बेसिकली क्या करती है? तो आरबी प्रोटीन का जो मेन काम होता है, ध्यान दीजिएगा, आरबी प्रोटीन का मेन काम यह है कि इट मॉनिटर्स द सेल साइज। ठीक, सेल साइज को ये मॉनिटर करती है। अगर सेल बड़ी है तब ये उसको डिवाइड करने देगी, लेकिन अगर सेल अभी छोटी ही है, पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाई है, तो ये उसको डिवाइड या अगले फेज ऑफ सेल साइकिल में जाने नहीं देगी। तो वो कैसे? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस पॉइंट को हम अभी यहां पे क्लियर कर रहे हैं, उसके पहले कुछ जरूरी पॉइंट्स रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन के बारे में आप समझ लीजिए कि आरबी प्रोटीन जो होती है वो जब डीफॉस्फोराइलेटेड होती है, यानी कि जब इस पे कोई भी फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ होता है,
तब ये एक्टिव होती है। यहाँ अपोजिट केस चल रहा है। आरबी प्रोटीन जब डीफॉस्फोराइलेटेड होती है तब एक्टिव होती है, और जब ये एक्टिव होती है तो ये बाइंड करती है, इट बाइंड्स टू E2F। और E2F क्या है? व्हाट इज E2F? E2F एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में तब ये एक्टिव है और E2F से बाइंड कर जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिए इस डायग्राम में आरबी प्रोटीन जो है वो E2F से बाइंड कर गई, और जब E2F से बाइंड कर जाएगी तो E2F यानी कि इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अपना काम नहीं करने देगी, यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं परफॉर्म करने देगी। तो इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। और जब ये आरबी प्रोटीन फॉस्फोराइलेट हो जाती है, यानी कि जब जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे सेल के अंदर फॉस्फेट ग्रुप्स की बहुतायत होती जाती है, और उसके बाद ये आरबी प्रोटीन फॉस्फोराइलेट हो जाती है, और जैसे ही फॉस्फोराइलेट होती है ये इनएक्टिव हो जाती है। यहां पे ये क्या है? एक्टिव है। तो जब ये इनएक्टिव हो जाती है तब ये E2F से बाइंड नहीं कर पाती है, और अब ये E2F जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो जाके डीएनए से बाइंड करेगा और फिर आरएनए की सिंथेसिस वगैरह स्टार्ट कर देगा, यानी कि जीन एक्सप्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से सेल साइकिल अपने अगले फेज में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से ये निगेटिव रेगुलेशन आरबी प्रोटीन करती है। तो सेल साइकिल को सभी चेक पॉइंट से गुजरने के लिए, ये पास होने के लिए जो पॉजिटिव रेगुलेटर्स हैं उनको हमेशा ऑन रहने की जरूरत है, और जो नेगेटिव रेगुलेटर्स हैं उनको हमेशा टर्न ऑफ की स्थिति में रहने की जरूरत है, तभी सेल साइकिल प्रोसीड करेगी। इस तरह से ये सेल साइकिल का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है।